हेलो स्टूडेंट, एसपी सिंह लेक्चर में आपका ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे संरचना के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। नंबर 1 रेखीय बहुलक, नंबर 2 शाखित बहुलक और नंबर 3 तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। तो सबसे पहले टॉपिक लेते हैं रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक वे बहुलक कहलाते हैं जिसमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेती हैं, जिसे रेखीय श्रृंखला कहते हैं। ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के ऊपर जमी हुई होती हैं, इसलिए इन बहुलकों का घनत्व उच्च होता है। इनका घनत्व उच्च होता है और इनका गलनांक तथा इनकी तन्यता भी उच्च होती है। तो इसमें एकलक इकाइयां इस तरीके से जुड़ती चली जाएंगी। जैसे एक एकलक इकाई हो गई, दूसरी एकलक इकाई इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से रख जाएगी। इसी प्रकार से एकलक इकाइयां इस क्रम में एक दूसरे के ऊपर जमी हुई होती हैं। ऐसे बहुलक रेखीय बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी इत्यादि रेखीय बहुलकों के उदाहरण। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा बहुलक आता है शाखित बहुलक। शाखित बहुलक में एकलक इकाइयां जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाती हैं, जिसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। यानी ऐसे एकलक इकाई जुड़ जाएगी और एक लंबी श्रृंखला बना लेगी। इस श्रृंखला को कहते हैं मुख्य श्रृंखला। इस श्रृंखला से अनेक विभिन्न लंबाइयों की पार्श्व श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। अलग अलग लंबाई की ये कौन सी श्रृंखला कहलाएंगी? पार्श्व श्रृंखला जुड़ी होती हैं। इसे हम कहते हैं शाखित श्रृंखला। इस प्रकार से इन बहुलकों का घनत्व रेखीय बहुलक की तुलना में कम होता है। इनकी तनन सामर्थ्य और इनका गलनांक भी कम होता है। उदाहरण के लिए इस बहुलक के उदाहरण क्या हो सकते हैं? उदाहरण में आएगा वल्कनीकृत रबर। वल्कनीकृत रबर नहीं आएगा। इसमें आएगा उदाहरण में ग्लाइकोजन, एमिलोपेक्टिन, ये इस बहुलक के उदाहरण हैं। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं। इसमें तीसरा प्रकार है इसका तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। तिर्यकबद्ध जाल बहुलक में बहुलक श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस बंध बना लेती हैं। इस प्रकार से इसमें ये क्रॉस बंध बनाकर इन श्रृंखलाओं का एक जाल सा बन जाता है। इसलिए इस बहुलक को कहते हैं तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। इन बहुलकों का घनत्व
कम होता है। इनकी तनन सामर्थ्य अधिक होती है इन बहुलकों में। उदाहरण, इन बहुलकों का उदाहरण क्या है? उदाहरण के लिए मेलामीन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, बेकेलाइट, और वल्कनीकृत रबर। इस प्रकार से संरचना के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हो गया है। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं, दूसरा टॉपिक है तापमान के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। तापमान के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। तापमान के आधार पर बहुलकों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, ताप सुनम्य बहुलक। और दूसरे हैं ताप दृढ़ बहुलक। ताप सुनम्य बहुलक वे बहुलक जिन्हें गर्म करने पर मृदु हो जाते हैं और ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाते हैं, अर्थात इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जा सकता है। गर्म करने पर बहुलकों के बंध टूट जाते हैं और ये बहुलक किसी भी रूप में ढाले जा सकते हैं, अर्थात इन बहुलकों के द्वारा पुनः प्रयोग करके इनके परिष्कृत उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो ताप सुनम्य बहुलक के उदाहरण जैसे पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, कहने का मतलब जो रेखीय बहुलक के उदाहरण थे वो सभी ताप सुनम्य बहुलक के भी उदाहरण हैं। ताप दृढ़ बहुलक वे बहुलक कहलाते हैं जिन्हें गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर ये कठोर हो जाते हैं। फिर इन बहुलकों को दोबारा प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये बहुलक एक बार प्रयोग करने के बाद ये बहुलक दृढ़ हो जाते हैं, अगलनीय हो जाते हैं। अतः इन बहुलकों का उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुलक ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मेलामीन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, बेकेलाइट इस बहुलक के मुख्यतः उदाहरण हैं। तीसरा वर्गीकरण लेते हैं इसके बाद में, आणविक बलों के आधार पर आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। आणविक बलों के आधार पर बहुलकों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रत्यास्थ और नंबर 2 रेसिव। नंबर 1 है प्रत्यास्थ और नंबर 2 है रेसिव। इन बहुलकों का वर्गीकरण बलों के आधार पर होगा, यानी अणुओं के मध्य में जो बल है
वो प्रबल है या दुर्बल है। इसके आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले टॉपिक ले लेते हैं प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ बहुलकों को सामान्य रूप से रबर भी कहा जाता है। इन बहुलकों के एकलक इकाइयों के मध्य बंध दुर्बल होता है। वैन डर वाल्स बल दुर्बल होता है। ऐसे बहुलक प्रत्यास्थ बहुलक कहलाते हैं। इन बहुलकों को एक निश्चित सीमा तक खींचने पर ताना जा सकता है, इनकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। इन बहुलकों के मध्य क्रॉस बंध पाए जाते हैं। इस तरीके से ये क्रॉस बंध पाए जाते हैं बहुलकों के मध्य। तो खींचने पर ये क्रॉस बंध जो हैं वो इनकी लंबाई में बढ़ जाते हैं, अर्थात इसमें कुंडली नुमा संरचना पाई जाती है। इस तरीके से जब इन बहुलकों पर बल लगाया जाता है तो कुंडली खुल जाती है और संघर्षण के कारण जब बल हटा लिया जाता है तो यह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। जैसे प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो प्रत्यास्थ रबर बनती है। प्रत्यास्थ रबर की तनन सामर्थ्य उच्च होती है। इसके बाद दूसरे बहुलक लेते हैं रेसे। रेसों में जो आणविक बल होता है, वैन डर वाल्स बल होता है, वो प्रत्यास्थ बहुलक की तुलना में उच्च होता है। ये बहुलक वस्त्रों में इनका उपयोग किया जाता है। इन बहुलकों की तनन सामर्थ्य प्रत्यास्थ की तुलना में उच्च होती है। इन बहुलकों का उपयोग मुख्य रूप से वस्त्र उद्योगों में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड। अब पॉलीएमाइड में आते हैं नायलॉन 6, नायलॉन 66। इसी प्रकार से इसमें पॉलीएस्टर में आते हैं टेरिलीन या डेक्रोन। इस प्रकार से हमने आज 3 प्रकार के बहुलकों का वर्गीकरण किया। इससे पहले 3 प्रकार के बहुलक पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से 6 प्रकार के बहुलकों का वर्गीकरण हुआ। अब आता है अगला टॉपिक, बहुलकन के आधार पर सभी बहुलकों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। अतः बहुलीकरण की प्रक्रिया के आधार पर बहुलकों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले है योगात्मक बहुलीकरण की क्रिया विधि के आधार पर बहुलक में आता है श्रृंखला वृद्धि बहुलक और दूसरा है पद से वृद्धि बहुलक। तो क्रिया विधि के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण, बहुलीकरण की क्रिया विधि के आधार पर वर्गीकरण। नंबर एक में आता है पद से वृद्धि बहुलक। नंबर 2 कर लेते हैं। नंबर 1 श्रृंखला वृद्धि बहुलक। तो नंबर 1 श्रृंखला वृद्धि बहुलक और नंबर 2 है पद से वृद्धि बहुलक। श्रृंखला वृद्धि बहुलक को हम 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1 मुक्त मूलक क्रिया विधि। मुक्त मूलक क्रिया विधि और नंबर 2 होती है आयन क्रिया विधि। मुक्त मूलक क्रिया विधि में 3 पदों में अभिक्रिया संपन्न होती है। पहला पद होता है श्रृंखला प्रारंभिक पद, दूसरा होता है श्रृंखला संचरण पद और तीसरा होता है श्रृंखला समापन पद।
इसमें श्रृंखला प्रारंभ करने वाला कोई पद मुक्त मूलक होता है। मुक्त मूलक के रूप में परोक्साइड हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने मुक्त मूलक क्रिया विधि के प्रारंभिक पद को व्यक्त करते हैं। श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला प्रारंभिक पद। श्रृंखला प्रारंभिक पद में क्या बताया? मुक्त मूलक होगा। जैसे ROR। अब इसमें ROR क्या है? परोक्साइड है। परोक्साइड का विघटन होता है, अपघटन होता है और ये बन जाता है RO मुक्त मूलक। इस प्रकार से RO मुक्त मूलक का निर्माण होता है। अब यह मुक्त मूलक एकलक इकाइयों से क्रिया करेगा। एकलक इकाई मुक्त मूलक में लगातार जुड़ती हुई चली जाती हैं और श्रृंखला का प्रारंभ होता है। अब जैसे माना कि ये कोई मुक्त मूलक है, प्रारंभिक इकाई इसमें एथीन ले लेते हैं। एथीन आप पढ़ चुके हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार से मुक्त मूलक इस एथीन से जुड़ेगा और एक नया बड़ा मुक्त मूलक बना लेता है, जिसे श्रृंखला प्रारंभ होती है। ROCH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से एक बड़ा मुक्त मूलक बन जाता है और श्रृंखला प्रारंभ होती है। इसके बाद दूसरा पद आता है श्रृंखला संचरण पद। सेकंड पद है श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में क्या होता है कि ये एकलक इकाइयां मुक्त मूलक में लगातार जुड़ती हुई चली जाती हैं और श्रृंखला की लंबाई बढ़ती जाती है। ये एकलक इकाइयां तब तक जुड़ती रहती हैं जब तक ये एकलक इकाइयां समाप्त नहीं हो जाती। तो देखते हैं, ROCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 मुक्त मूलक। अब यहाँ पर हम एकलक इकाई ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या होगा? ROCH2 CH2 CH2 और CH2। इस प्रकार से श्रृंखला लगातार बढ़ती जा रही है। देखें और एक जोड़ देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एकलक इकाई क्या हो जाएगा? ROCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH2। अब ये इकाइयां कब तक जोड़ते जाएंगे? क्योंकि इस तरह से तो लगातार एकलक इकाइयां जुड़ती हुई चली जाएंगी और श्रृंखला काफी लंबी हो जाएगी। तो बहुलक का मतलब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी इकाई। तो बहुत सारी इकाइयों के लिए हम ले लेते हैं n मॉलिक्यूल, यानी n इकाइयां इसमें जोड़ देते हैं। तो जितनी भी इकाइयां होंगी वो सभी n के अंतर्गत आ जाएंगी, यानी n इकाइयां इसमें जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पे n मॉलिक्यूल ले लो, NCH2 डबल बॉन्ड CH2। अब n इकाई लेंगे तो क्या करेंगे? ROCH2 CH2 क्या कर देते हैं? इस पर होल n कर देते हैं। इस पर होल क्या कर देंगे? ये होल n कर दिया। इसके बाद एक इकाई या मुक्त मूलक के रूप में लिख देंगे CH2 CH2 मुक्त मूलक। इस प्रकार से ये इकाई श्रृंखला संचरण पद हो गया, यानी जितनी भी एकलक इकाइयां थी वो ये सभी इसमें जुड़ गई, यानी n मॉलिक्यूल इकाइयां यहाँ पर जुड़ जाती हैं। अब लास्ट पद आता है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद भी 4 प्रकार से होता है। तो फर्स्ट वाला हम यहाँ पर लेते हैं श्रृंखला समापन पद में, कि इसमें श्रृंखला समापन में क्या होगा?
श्रृंखला समापन में ये दो मुक्त मूलक इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं और श्रृंखला का समापन होता है। तो दो मुक्त मूलक इकाइयां यहाँ आपस में जोड़ देते हैं, RO CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 का होल एंड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 मुक्त मूलक। ऐसे ही एक इधर से इकाई ले लेते हैं, R CH2 CH2 का होल एंड CH2 और CH2, ये दो इकाइयां आपस में जुड़ जाएंगी और श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। RO CH2 का होल एन। इस तरह से ये दोनों लिख देते हैं यहाँ पे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पे भी मुक्त मूलक है, यहाँ पे भी मुक्त मूलक है। और आपको पता है कि मुक्त मूलक कैसे बनता है, आप 11वीं क्लास में सभी पढ़ चुके हैं कि मुक्त मूलक का निर्माण समांश विखंडन द्वारा होता है। कहने का मतलब समांश विखंडन। समांश विखंडन कब होगा? जब दोनों अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु यानी समान विद्युत ऋणता वाले परमाणु सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। तो सहसंयोजी बंध का स्थानांतरण दोनों परमाणुओं पर समान रूप से हो जाता है और इस प्रकार से मुक्त मूलक का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये दोनों मुक्त मूलक इकाइयां, ये जैसे दो मुक्त मूलक यहाँ पे बन जाएंगे, Cl मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक। तो ये दोनों मुक्त मूलक जब आपस में जुड़ेंगे तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है कि एक मुक्त मूलक ये है और दूसरा मुक्त मूलक ये है। तो यहाँ दोनों ही मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाएंगे और श्रृंखला क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। CH2 CH2 का होल NOR, और इस प्रकार से श्रृंखला समाप्त होती है। तो ये है मुक्त मूलक क्रियाविधि। इसका नेक्स्ट टॉपिक अपन कल पढ़ते हैं। आज यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।